हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई कर्व। एट्रीब्यूट्स से हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग हिंदी में विशेषता कह सकते हैं। डिमांड और सप्लाई कर्व की विशेषता पर आज हम लोग गौर करने के लिए आए हैं, उसका अध्ययन करने के लिए आए हैं। और इसके अध्ययन के लिए हम लोगों ने जो एग्ज़ाम्पल चुना है, उदाहरण स्वरूप हम लोगों ने सेब को, फल में सेब को चुना है और सेब के होलसेल मार्केट को उदाहरण स्वरूप लिया है। और मार्केट को हम लोगों ने फ्री मार्केट माना है कि इसमें एंट्री और एग्ज़िट बहुत आसान है, जो चाहे इसमें एंट्री करे और जो चाहे इसमें एग्ज़िट करे। और इसमें बायर्स एंड सप्लायर्स के नंबर को हम लोगों ने इनफाइनाइट माना है। इनफाइनाइट का मतलब असंख्य तो हो सकता है, लेकिन असल में ये असंख्य का मतलब कोई करोड़ और 5 करोड़ और बिलियन और ट्रिलियन इनफाइनाइट का मतलब नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि अगर से पटना का कोई फलों का मार्केट है या लखनऊ का या कानपुर का मार्केट है, अगर उसमें 200-300-400 सेलर्स हों और 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार उसमें बायर्स हो जाएं, तो लखनऊ के मार्केट या कानपुर के या पटना के मार्केट के हिसाब से उसको हम लोग इनफाइनाइट मानेंगे। द नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स इज़ इनफाइनाइट। बायर एंड सप्लायर्स आर इनफाइनाइट। क्योंकि अगर पटना में यहाँ के फल के जो मार्केट है उसमें, या लखनऊ या कानपुर जैसे मार्केट में अगर 200-300-400 सेलर हैं, 500 सेलर हैं और बायर वहाँ पर 2-3 हज़ार आते हैं, तो दैट इज़ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर देयर। लेकिन अगर यही न्यू दिल्ली का मार्केट है तो वहाँ 200-300 सेलर जो हैं वो इनफाइनाइट नहीं होंगे। न्यू दिल्ली या न्यू यॉर्क के मार्केट के लिए कम से कम 2000 वहाँ पे सेलर्स होना चाहिए, सप्लायर्स होना चाहिए, और बायर्स जो है वहाँ पे कम से कम 30-40 हज़ार हों, 20 हज़ार हो, 30-40 हज़ार हों, 50 हज़ार हों न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क जैसे शहर के लिए। तो दैट नंबर विल बी ट्रीटेड टू बी इनफाइनाइट इन केस ऑफ न्यू दिल्ली और न्यूयॉर्क और द सिटीज़ लाइक दैट। न्यूयॉर्क की तरह और भी किसी शहर को हम लोग ले लें, लंदन को ले लें, तो वहाँ पे अगर 2-3 हज़ार सप्लायर्स हैं, होलसेल सप्लायर्स हैं और होलसेल परचेजर्स अगर कोई 30-40 हज़ार 50 हज़ार हैं, तो द नंबर इज़ इनफाइनाइट देयर। द बायर्स एंड सेलर्स आर इनफाइनाइट इन नंबर। क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इनफाइनाइट विथ रिस्पेक्ट टू द कैपेसिटी ऑफ द मार्केट। विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी ऑफ द मार्केट इनफाइनाइट है। कहीं पर 200-300 नंबर, 200-300 सेलर ही कानपुर में या लखनऊ में इनफाइनाइट हैं, वह दिल्ली में कम से कम 2-3 हज़ार सेलर होंगे तो दैट विल बी इनफाइनाइट। या 3 हज़ार सेलर्स होंगे और कोई 30-40 हज़ार बायर होंगे तो दैट विल बी इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने देख लिया कि बायर्स एंड सप्लायर्स शुड बी इनफाइनाइट। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। हम लोगों ने ये ग्राफ प्लॉट किया है और इसमें हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं कि सेब जो है वो बक्से में बिक रहा है और एक बक्सा जो है उसके अंदर 20 किलो सेब है। 20 kg सेब है एक बक्से के अंदर। और हम लोगों ने यहाँ पे जो प्लॉट किया है वो 100 बक्से के लिए, 200 बक्से के लिए, 300 के लिए, 400 के लिए, 500 के लिए एंड सो ऑन। और हम लोगों ने जो प्राइस लिया है एक बक्से का, प्राइस ऑफ एप्पल पर बॉक्स इन रुपीज़ जो हम लोगों ने लिया है वो 1000 लिया है, 2000 लिया है, 3000 लिया है, 4000 लिया है और 5000 लिया है। अब हम लोग अब असल जगह पर हम लोग आ रहे हैं कि डिमांड, एट्रीब्यूट ऑफ द डिमांड कर्व है क्या। हम लोग नॉर्मली जो डिमांड के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि द डिमांड, द क्वांटिटी ऑफ डिमांड और द क्वांटिटी डिमांडेड और द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्राइस। और नॉर्मली हम लोग डिमांड कर्व को इस तरह से दर्शाते हैं इस ग्राफ में। इसमें हम लोग नॉर्मली क्वांटिटी को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग प्राइस को लेते हैं। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि अगर एक बक्से की कीमत 5000 रुपये है तो डिमांड करने वाला, तो मार्केट का, ये मार्केट सप्लाई मार्केट डिमांड कर्व है, तो डिमांड जो है वो लगभग 300 से कम या 300 बक्से का हो जाता है। अगर 5000 रुपये एक बक्से की कीमत है तब तो डिमांड टोटल मार्केट का 300 बक्से का, यानी टोटल उस दिन ट्रेड हो जाएगा सेब में मार्केट में 5000 पर बॉक्स है मल्टीप्लाइड बाय 300 बॉक्सेस, दैट इज 15 लाख रुपए का।
15 लाख रुपए का, और अगर इसको हम लोग ब्रिटिश या अमेरिकन सिस्टम में कहें तो 1.5 मिलियन का ये ट्रेड हो जाएगा। अगर इसी में जब सेब का दाम घटता है तो डिमांड बढ़ेगा। से कि 5,000 रुपये है और यहाँ पे उसका डिमांड मान लें कि जब 4,000 पर उसकी कीमत आ गई तो उसका डिमांड बढ़ के कुछ इस तरह आ जा रहा है, यानी इट इज़ ऑलमोस्ट 500 बॉक्सेस पे आ जाएगा। अगर 2,000 रुपये पर बॉक्स हो जाएगा, ये हम बार बार कह रहे हैं, इसको बोलने में थोड़ी कभी 2,000 रुपये मैं और कुछ कह सकता हूँ, लेकिन इसका हमेशा मतलब है कि ये पर बॉक्स रेट है। अगर 2,000 रुपये रेट हो गया एक बक्से का तो डिमांड कुछ इस तरह से आ जाएगा, यानी तकरीबन 900 और लिटिल मोर देन 900 आ जाएगा, 900 बक्सा। तो अगर 2,000 रुपये सेब की कीमत एक बक्से की हो गई उस मार्केट में उस दिन, तो डिमांड आ जाएगा 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 900, ये 18 लाख रुपए का उस दिन कारोबार हो जाएगा उसमें। लेकिन प्राइस डिटर्मिनेशन तो इस तरह होगा नहीं, ये तो हम लोग वन साइड ऑफ द कॉइन देख रहे हैं, ये सिक्के का एक पहलू है। जब सप्लायर अब कितने में सप्लाई करना चाहेंगे, कितने में बेचना चाहेंगे, उस वक्त उनके सप्लायर्स और बायर्स के इंटरेक्शन से, उनके बार्गेनिंग से एक्चुअली ये चीज़ तय होगी। तो लेकिन एक पहली चीज़ हम लोग ये देख रहे हैं, अगर ये और ये जो डिमांड जो कर्व है, जो डिमांड कर्व है, ये क्या दर्शाता है? ये बायर्स का चॉइस दर्शाता है। बायर्स इस तरह की कीमत पर ख़रीदना चाहते हैं, इसलिए डिमांड कर्व ऐसा हुआ है और डिमांड को इस तरह प्लॉट किया गया है। अगर बायर की चाहत कुछ और तरीके की हो जाए, यही डिमांड कर्व ज़रा सा यहाँ से ले करके और ये कुछ इस तरह का हो जाए, तो फिर चॉइस बदल जाएगा। चॉइस बदल ये जाएगा कि फिर 5,000 रुपये पर जो ये इसमें जो बायर चाहेगा, वो 5,000 रुपये अगर पर बॉक्स की कीमत है तो बायर यहाँ पे लगभग 200 पर आ जाएगा, ये 300 नहीं खरीदेगा। यानी उस दिन कारोबार अगर इस पर कारोबार हो जाएगा तो 10 लाख रुपए का कारोबार होगा। और 4,000 पर दोनों कर्व एक दूसरे को चूँकि इंटरसेक्ट, 4,000 पर दोनों कर्व वाले सिचुएशन में डिमांड यही 500 का होगा। लेकिन अब देखा जाए, अब इसमें हम लोग देखें कि 2,000 रुपये जब हुआ था तो इसमें 900 बक्से का डिमांड था। अब देख लें इसमें अगर इस नए कर्व में काफ़ी बढ़ जाएगा डिमांड और ये 1100 बक्से का डिमांड हो जाएगा, 1100 बक्से की ट्रेडिंग हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या हो जाएगा टोटल, क्या 4,000 के साथ अगर इस तरह का डिमांड कर्व, अगर बायर का चॉइस ऐसा हो और डिमांड कर्व की शक्ल इस तरह की हो जाएगी तो टोटल दैट इज़, तो टोटल ट्रेडिंग कितने की हो जाएगी? 4,000 मल्टीप्लाइड बाई 1100, या इसको हम लोग मान ले के 1200 बक्से का। तो टोटल डिमांड ट्रेडिंग जो हो जाएगी उस दिन कितने की हो जाएगी? सॉरी, ये 2,000 पर हम लोग मान रहे हैं, तो ये 2,000 इंटू ये 2,000 इंटू 2,000 रुपये पर 1200 की ट्रेडिंग अगर मान रहे हैं तो ये 24 लाख रुपए की ट्रेडिंग उस दिन हो जाएगी। अगर ब्रिटिश लैंग्वेज में कहा जाए तो 2.4 मिलियन की हो जाएगी ट्रेडिंग। तो ये डिमांड कर्व का जो ज़रा सा, और ये दोनों डिमांड कर्व एक ही जगह पर है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कट करता है, इसलिए हम लोग इसके पोजीशन को एक जैसा मान सकते हैं। जो पहला एट्रीब्यूट है वो डिमांड कर्व का, वो पोजीशन है। लेकिन दोनों में फ़र्क कहाँ हो गया? दोनों में स्लोप का फ़र्क हो गया। ये ज़्यादा स्टीपर है, ये कम स्टीपर है, यानी ये थोड़ा इसकी तुलना में ये ज़्यादा लेटी है और ये थोड़ा ज़्यादा खड़ा है। तो चॉइस का फ़र्क हो गया। चॉइस के फ़र्क की वजह से ये डिमांड कर्व ऐसा आया है और ये प्लॉट किया गया है। और एक्चुअली तो पोजीशन तो दोनों का एक ही है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी करता है इस पॉइंट पर, लेकिन दोनों के स्लोप में फ़र्क है, दोनों के स्लोप में। तो अगर एक ही डिमांड कर्व एक ही तरह का होगा, दोनों डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व है, लेकिन स्लोप के फ़र्क की वजह से दोनों में, और स्लोप का फ़र्क क्यों आया? कंज्यूमर्स चॉइस, बायर्स चॉइस। बायर ने कहा कि नहीं, मैं इतने रुपए पर इतना माल, इतने रुपए पर, मेरा जो अल्टरनेटिव है ऑफ प्राइस विद द रेस्पेक्टिव क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वो मेरा इस तरह का है, तो बदल गया। तो वो बदल गया मतलब उसका दोनों स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व था, लेकिन दोनों की जो है स्लोप बदल गई, तो डिमांड का स्लैब बदल गया विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि पोजीशन तो इसमें एक थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिमांड कर्व, किसी डिमांड कर्व का, जैसे हम लोग एक चीज़ देख लें, ए डिमांड कर्व ये है और दूसरा डिमांड कर्व
ऐसा हो गया। तो ये तो शेप ही बदल गया। अब जो ये डिमांड कर्व है, एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व का क्या मतलब होता है, इसमें स्लोप इज कांस्टेंट, स्लोप इज कांस्टेंट। इसके हर पॉइंट पर ये यहाँ पर भी उतना ही खड़ा है जहाँ जितना यहाँ पे खड़ा है, जितना यहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसका स्लोप, इसका शेप ये हो गया कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इसको हम लोग इस डिमांड कर्व को हम लोग, क्योंकि ये जो चीज़ है इसको हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं और हिंदी में इसको उत्तल कहते हैं। तो ये उत्तल, जिन लोगों ने साइंस पढ़ा होगा पहले कुछ, उनको पता होगा कि हम लोग लेंस वगैरह में जो पढ़ते थे कि उत्तल ताल और अवतल ताल, तो ये चीज़ है। ये जो चीज़ है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। दिस इज़ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ओ। तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन को हम लोग उत्तल कहते हैं। तो ये स्लोप, इसका जो स्लोप, ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह कांस्टेंट होता है, इसका हर जगह कांस्टेंट नहीं होगा। इसका यहाँ पर स्लोप ऐसा होगा, इस पॉइंट पर ये इस तरह का स्लोप दिखा रहा है, इस पॉइंट पर ये इस तरह का स्लोप दिखा रहा है, इस तरह का स्लोप दिखा रहा है। इस पॉइंट पर इसका स्लोप इस तरह का होगा, इस पॉइंट पर इसका स्लोप इस तरह का होगा। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि फ्रॉम अपवर्ड टू राइट, अपवर्ड टू डाउनवर्ड इसका स्लोप जो है घटता जा रहा है। मतलब इसका इस बिंदु पर जो स्लोप है वो ज़्यादा स्टीपर है, स्टीपर मोस्ट है, ये बहुत ज़्यादा स्टीपर है, और ये कम स्टीपर है, ये उससे कम स्टीपर, ये उससे कम स्टीपर है। तो इसका फ़र्क क्या आ जाएगा? ये दूसरी चीज़ जो हम लोग, एक पोजीशन इसका था, और दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि शेप ऑफ द कर्व, शेप ऑफ द डिमांड कर्व, ये शेप अलग हो गया। अब यहाँ पर क्या था कि 5000 में ये ख़रीदारी कर रहा था लगभग 300, इस पॉइंट के हिसाब से 300 नहीं, बल्कि ये थोड़ा सा, ये 250, 5000 रुपये जब कीमत थी एक बक्से की, तो ये 250 बक्सा यहाँ पे ख़रीदारी हो रही थी, मार्केट की ख़रीदारी हो रही थी, मतलब सेल हो रहा था अगर ये प्राइस तय हो जाए। लेकिन आप 5000 से हम लोग नीचे आ जाए से हम लोग यहाँ पे एक 2500 का पॉइंट अगर ले लेते हैं, तो 2500 पर ये हमको दिखा रहा है ये पॉइंट, तो 2500 पर इसकी ख़रीदारी हो रही है। 5000 कीमत पर ये करीब 250 बक्से ख़रीद रहा था ख़रीदने वाले बायर्स। लेकिन जब ठीक उसकी आधी कीमत हो गई तो 250 बक्सा नहीं ले रहा, 250 से ज़्यादा बक्सा लोग ख़रीद रहे हैं। मतलब प्राइस की तुलना में इसमें डिमांड बढ़ता जा रहा है। जो प्राइस जिस रेशियो में घट रहा है डिमांड, अब हम लोग उसमें और नीचे आ जाएं, जैसे 2500 रुपये में हम लोगों ने देखा कि 5000 में जितना था उसका आधा जब प्राइस हुआ तो डबल नहीं हुआ, उसका डिमांड डबल से ज़्यादा हो गया। तो जिस रेशियो में प्राइस घट रही है उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से, उससे ज़्यादा स्पीड से डिमांड ये बढ़ रहा है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर इसका 2500 का ये 1250 है, तो 1250 जो है ये डिमांड को लेकर के कुछ यहाँ चला जा रहा है, गोया कि ये लगभग 1200 हो जा रहा है। हम लोगों ने ये देखा कि जो स्लोप है वो कांस्टेंट है स्ट्रेट लाइन कर्व का, और जो शेप है तो इसका स्लोप हर जगह एक जैसा है, और जो डिमांड कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन है इसका हर जगह अलग अलग स्लोप है। इसका स्लोप और इसका रेट ऑफ डिमांड जो है विथ प्राइस वो बढ़ता है इसमें, और इसका स्लोप हर जगह निश्चित है, इसका स्लोप नहीं बदल रहा है। तो हम लोगों ने एक ये गौर किया कि एट्रीब्यूट्स ऑफ डिमांड में क्या क्या चीज़ है। एक पोजीशन, क्योंकि एक कर्व ये है और अगर यहीं पर एक दूसरा पैरेलल कर्व खींच दिया जाए तो क्या हो गया, दोनों स्ट्रेट लाइन कर्व है, दोनों का स्लोप भी एक ही है, दोनों पैरेलल है इसलिए स्लोप एक ही है, लेकिन दोनों में फ़र्क कहाँ है, पोजीशन अलग हो गया, यानी कि क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो शिफ्ट अगर हो जाता है तो ये एक शेप है, तीसरी चीज़ एक स्लोप होती है ये एट्रीब्यूट में, और चौथी चीज़ शिफ्ट है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन एक था तो भी
स्लोप अलग अलग होने के चलते डिमांड कर्व में तब्दीली आ गई, शेप के चलते भी तब्दीली आ गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गया, एक कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो गया, या और किसी शक्ल में आ गया और किसी फॉर्म में आ गया। तो हम लोग ये देख रहे हैं, और शिफ्ट की वजह से भी डिमांड में फ़र्क आ सकता है। डिमांड जैसे ये जो एक्चुअली जो ये डिमांड कर्व था D1 मान लीजिए, और ये जो है ये D1 हो गया, और ये D2 D3 हो गया। गोया कि अब लोगों का डिमांड घट जाएगा। जैसे हम लोग इसको एक देख लें, बहुत इसकी सुंदर मिसाल है, एक एग्जाम्पल है। जैसे 4,000 रुपये जब सेब की कीमत थी, तो इस डिमांड कर्व पर जो डिमांड करने वाले थे वो कुछ यूँ ख़रीदते थे, यानी जो इस बिज़नेसमैन थे वो 4,000 रुपये जब एक बक्से की कीमत होती थी तो 700 बक्सा मार्केट में ट्रेडिंग हो जाती थी। लेकिन अब मार्केट का डिमांड घट गया। मान लीजिए कि लॉकडाउन लग गया, दुकानें नहीं खुल रही हैं, और मान लिया जाए कि अगर दुकानें खुल भी रही हैं तो लॉकडाउन में लोगों के पास पैसा कम हो गया है, बिज़नेस बंद हो गया है। तो अब इसका क्या हो जाएगा कि जब 4,000 कीमत थी तो लोग 700 खरीदते थे, अभी भी 4,000 कीमत है मान लीजिए, तो अब क्या हो जाएगा, डिमांड के शिफ्ट होने की वजह से यहाँ आ जाएगा डिमांड। तो अब लोग 4,000 की कीमत ही अगर रह जाएगी तो भी लोग इतना ख़रीदेंगे, यानी 300 बक्से या 325 या 350 बक्से खरीदेंगे, जबकि पहले 700 बक्से लोग ख़रीद रहे थे सेम प्राइस पर। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि लॉकडाउन में सेल कम हो गया है किसी चीज़ का, गोया कि डिमांड कम हो गया है। डिमांड कम हो गया है मतलब क्या हो गया है, डिमांड कम हो गया है मतलब कंज्यूमर्स चॉइस बदल गया है। कंज्यूमर्स चॉइस बदल गया है तो कंज्यूमर्स कभी अपने टेस्ट के चलते चॉइस बदल देता है, कभी कीमत के चलते, कभी आमदनी के चलते, और कभी कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उसे बाध्य करते हैं, जैसे उसकी आमदनी कम हो जाए। अब आम आदमी का कि दुकानें बंद हो गई, बिजनेसमैन का, और ड्राइवर्स की गाड़ियाँ बंद हो गई, गाड़ी ओनर्स की गाड़ियाँ बंद हो गई, और भी इस तरह का बहुत सारे छोटे जो टी स्टॉल्स थे वो बंद हो गए। तो लोगों का परचेजिंग पावर बहुत कम हो गया। तो जब बहुत कम हो गया तो मार्केट का डिमांड बहुत कम हो गया, और इसीलिए सेम कीमत भी सेब की है तो भी अगर अभी सेब की कीमत घट भी जाए तो आप देख लीजिए घट जाने पर क्या होगा। अभी इस डिमांड पर जो लॉकडाउन में आमतौर से हम लोगों ने देखा है, या किसी भी मंदी में हम देखते हैं, अभी मान लीजिए कि सेब वाला अगर सेब 3,000 रुपये बेचना शुरू कर दे एक बक्से को, तो आप देख लीजिए क्या आएगा, यहीं पर आएगा ना डिमांड। 4,000 में 700 बक्सा बिकता था मंडी में, अब 3,000 हो गया तो डिमांड यहाँ पर आकर के रुकेगा। कहाँ आएगा डिमांड, ये लगभग 600 या 600। अगर कीमत 4,000 थी तो 700 बक्से बिकते थे, लेकिन डिमांड कर्व चूँकि शिफ्ट हो गया, शिफ्टिंग इन द डिमांड कर्व हो गया, तो अब कीमत कम कर देने पर भी 600 ही बक्सा बिक पा रहा है। तो हम लोगों ने देख लिया कि शिफ्टिंग का ये एक असर है। हर चीज़ सेम है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व है, ये भी स्ट्रेट लाइन कर्व है, दोनों का स्लोप भी बराबर है, दोनों का शेप भी बराबर है, लेकिन पोजीशन चेंज हुआ है, दैट इज़ शिफ्टिंग हो गई है। शिफ्टिंग हो गई है तो डिमांड बिल्कुल घट गया है, कम कीमत करने पर भी सेल ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि शिफ्टिंग का एक असर है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीज़ देखा, हम लोगों ने देखा एट्रीब्यूट्स ऑफ डिमांड में कि पोजीशन, अगर पोजीशन चेंज हो जाती है तो एक तब्दीली आ जाती है। अगर एक यहाँ पे डिमांड कर्व है और एक पोजीशन इसमें चेंज आ गई, यहाँ आ गया डिमांड कर्व, तो पोजीशन का चेंज होना और शिफ्ट होना लगभग एक जैसी चीज़ है। तो ये आ गया। अब ये पोजीशन का चेंज होना तो बहुत सारी वजह से हो सकता है। क्रेता की आमदनी घट गई, एक इंडिविजुअल लोगों की आमदनी घट जाएगी, उनका परचेजिंग पावर घट जाएगा, वो कम खरीदेंगे। तो जो होलसेलर है सेब के मार्केट में, जो सप्लायर के यहाँ से जो होलसेल प्राइस में जो ले जाते हैं, जिनके यहाँ से फिर अल्टीमेटली कंज्यूमर खरीदते हैं, वो कम खरीदेंगे माल को। तो वो कम खरीदेंगे तो मार्केट का डिमांड यहाँ से यहाँ गिर जाएगा। पोजिशन ऑफ द डिमांड कर्व चेंज हो गई। तो डिमांड पोजिशन ऑफ द कर्व चेंज क्यों हुई, पोजिशन ऑफ द कर्व चेंज हो गई इसलिए डिमांड कम हो गया, ऐसा नहीं है। लोगों का डिमांड कम हो गया इसलिए पोजीशन ऑफ द डिमांड कर्व चेंज हो गई, क्योंकि डिमांड से कर्व बनता है, कर्व से डिमांड नहीं बनता है। तो लेकिन हम लोग इसमें दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि डिमांड कर्व का ये एट्रीब्यूट है। तो डिमांड कर्व का एट्रीब्यूट का कारण क्या है, इसका कारण है बायर्स चॉइस और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स चॉइस। तो कंज्यूमर्स चॉइस जो है वो डिमांड कर्व के पोजीशन को बदल देता है। कंज्यूमर्स चॉइस या कंज्यूमर्स की बाध्यता या कंज्यूमर्स की मजबूरी
जो सिचुएशंस हैं उनके वो बाध्य करते हैं, उनका डिमांड गिर जाता है और द पोजीशन ऑफ द डिमांड कर्व चेंजेस। सो देयर इज चेंज इन डिमांड कर्व, द पोजीशन चेंजेस हियर, दैट इज शिफ्ट भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो पोजीशन के चेंज हो जाने से ये चीज़ ये ख़त्म हो गई बात, तो इसलिए डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो ये डिमांड कर्व हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का स्लोप एक है, दोनों का जो झुकाव है टू दिस एंगल, टू दिस एक्सिस और एक्स एक्सिस, दोनों तकरीबन जो एंगल बना रहा है वो एक जैसा ही एंगल बना रहा है, दैट इसके स्लोप एक जैसा है दोनों का, दोनों स्ट्रेट लाइन कर्व है। लेकिन पोजीशन चेंज हो गया तो डिमांड चेंज हो गया, और पोजीशन चेंज इसलिए हो गया, नया पोजीशन इसलिए ले लिया कि लोगों के पास पैसे नहीं रहे, लोगों या कभी कभी लोगों के टेस्ट की वजह से भी चेंज हो जाता, आमदनी कम नहीं हुई, चेंज टेस्ट फ़र्क हो गया, लोग कोई और चीज़ खाने लगे, तो खाने की चीज़ों में अगर लोगों का टेस्ट शिफ्ट हो गया कि नहीं अब सेब नहीं खाना है, हमको कुछ अंगूर खाना है ज़्यादा, तो सेब का जो है, सेब का डिमांड कर्व जो है ये हो जाएगा। तो हम लोग एक्चुअली हम लोग पढ़ तो रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व की विशेषताएं, लेकिन इन सारी विशेषताओं जो पोजीशन में चेंज आए, शेप में चेंज आए, स्लोप में चेंज आए और शिफ्ट हो जाए, इसके पीछे कंज्यूमर्स चॉइस है या कंज्यूमर्स की मर्जी है या कंज्यूमर्स की बाध्यता है। एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द कंज्यूमर, रिवॉल्व्स अराउंड कंज्यूमर, और कंज्यूमर्स चॉइस और कंज्यूमर्स बाध्यता और कंज्यूमर की मजबूरी, कंज्यूमर्स का जो लिमिटेशन है, जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं वो उसको मजबूर करते हैं और वो चेंज करता है। तो जो चेंज, जो एट्रीब्यूट्स, जो विशेषताएं, जो एट्रीब्यूट्स है वो है डिमांड में, डिमांड कर्व में। एक पोजीशन की वजह से मैंने बता दिया, पोजीशन अगर चेंज होगी तो डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा, पूरा उथल पुथल हो जाएगा, सेम प्राइस पर भी माल उतना नहीं बिकेगा। शेप चेंज हो गया, से दिस इज द स्ट्रेट लाइन कर्व, और ठीक इसको कट करने वाला अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा कर्व हो गया, लेकिन दोनों अलग अलग है, यहाँ इस बिंदु पर तो दोनों बराबर है, लेकिन बाकी जगह में बहुत फ़र्क आ गया। और जो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि जो शेप ऑफ द कर्व है ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है और ये स्ट्रेट लाइन हम इसको मान रहे हैं, तो इसका स्लोप हर जगह एक है, इसका स्लोप हर जगह अलग अलग है। तो इसका एक ही स्लोप है पूरे थ्रू आउट, और इसका हर पॉइंट पर अलग अलग असंख्य स्लोप हैं इसमें, इनफाइनाइट स्लोप्स हैं, इनएवरेबल स्लोप्स है इसमें। तो ये स्लोप इसका अलग अलग हो गया, इसमें एक स्लोप है, लेकिन चूंकि शेप चेंज हो गया इसलिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और इसी तरह शेप चेंज होने से बहुत सारी चेंज हो गई। और शिफ्ट को हम लोग देख चुके हैं, स्लोप को तो हम लोग देख ही चुके हैं कि स्लोप अगर एक ही जगह पर है, एक ही पोजीशन में, एक ये कर्व है और एक ज़रा सा ये कर्व है, लगभग दोनों इंटरसेक्ट भी करता है, दोनों अगल बगल में, यहाँ पर दोनों कॉमन है, लेकिन इसके बावजूद भी स्लोप दोनों का फ़र्क है, ये ज़्यादा खड़ा है और ये थोड़ा सा कम है, स्टीप है ये, तो ये थोड़ा लेटी हुई लकीरें हैं, लकीर है ये, तो दोनों के इसमें, तो दोनों का शेप भी एक जैसा है, पोजीशन भी एक जैसा है, लेकिन स्लोप अलग अलग हो गया। तो डिमांड कर्व 2000 के रेट में ये यहाँ डिमांड रखता है इतनी क्वांटिटी का, यही 2000 के रेट में ये कर्व जो है बढ़ा हुआ डिमांड रखता है, यानी यहाँ से अगर ये कर्व दूसरी बार आ जाए तो डिमांड घट जा रहा है एक ही कीमत पर, और ये अगर पहला है और बाद में ये आ रहा तो डिमांड बढ़ जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पोजीशन भी एक है, शेप भी एक है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्लोप के फ़र्क के चलते डिमांड कर्व में तब्दीली आ गई और डिमांड में तब्दीली आ गई। तो ये दिस इज़ ओनली ऑन अकाउंट ऑफ द कंज्यूमर्स चॉइस और द लिमिटेशन ऑफ द कंज्यूमर्स। तो ये चीज़ आ गई। और शिफ्ट तो हम लोग बता चुके हैं कि अगर एक डिमांड कर्व यहाँ है और एक डिमांड कर्व यहाँ तो शिफ्ट में बातें बदल जाती हैं। जैसे इसमें हम लोग देख लें 3000 रुपये में ये यहाँ डिमांड करता है और ये 3000 रुपये में बढ़ा हुआ डिमांड करता है, ये 4000 रुपये में इसका डिमांड यहाँ आता है और इसका 4000 रुपये में डिमांड यहाँ आता है। तो अगर कंज्यूमर का इनकम कम हो गया तो डिमांड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा तो इधर हो जाएगा। अगर और भी कई फैक्टर्स हैं तो उसकी वजह से भी ये शिफ्टिंग होती है, जो हम लोग बाद में शिफ्टिंग ऑफ द डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व पढ़ेंगे तो इन डिटेल हम उसको देखेंगे। तो ये हम लोग लगभग पढ़ चुके एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिमांड कर्व। एक पोजीशन है, दूसरा शेप है, तीसरा स्लोप है, चौथा शिफ्ट है। डिमांड कर्व कई तरह का हो सकता है, यूँ हो सकती है, यूँ हो सकती है, या कुछ और भी हो सकती है। मतलब ये यूँ हो सकती है या कुछ और भी हो सकती है, कुछ ऐसे भी हो सकती है। लेकिन इसके स्लोप्स अलग अलग हो गए और ये शिफ्ट एक दूसरे से कर लिया तो
बिल्कुल डिमांड अलग हो जाएगा। और एक ख़ास कंज्यूमर चॉइस होगा तो ये कर्व एग्जिस्ट करेगा, एक ख़ास चॉइस और एक ख़ास उनका चॉइस के वजह से डिमांड होगा तो ये एग्जिस्ट करेगा, एक ख़ास चॉइस होगा, ये ख़ास लिमिटेशंस होंगी, एक ख़ास सिचुएशन होगी तो ये एग्जिस्ट करेगा, या कभी ये एग्जिस्ट करेगा, या कभी ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द कर्व हैं जो हम लोगों ने अभी देखा, वो एट्रीब्यूट्स ऑफ द कर्व क्या है? एक पोजीशन ऑफ द कर्व है, देन शेप ऑफ द कर्व है, स्लोप ऑफ द कर्व है और शिफ्ट इन द कर्व है। इसकी वजह से डिमांड में डिमांड कर्व अलग अलग हो जाता है और डिमांड का स्लैब अलग अलग हो जाता है, बट जाता है। और इट इज़ ओनली अकाउंट ऑफ दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द डिमांड कर्व। लेकिन इसके पीछे जो वजह है वो एक्चुअली वजह ये है कि बायर्स चॉइस और द कंज्यूमर्स चॉइस अल्टीमेटली वो डिमांड कर्व के शेप को वही तरह तरह की शक्ल देता है। और जो डिमांड कर्व है इट इज़ द बायर्स प्रॉपर्टी, इट इज़ द बायर्स कमिटमेंट। अगर डिमांड कर्व कुछ ऐसा है, इसका मतलब है इसके इस पॉइंट पर बायर इतना, इसके इस पॉइंट पर 5,000 पर बायर इतना परचेज़ करना चाहता है, इसके 4,000 पर बायर इतना परचेज़ करना चाहता है, इसके 3,000 पर बायर इतना करना चाहता है, इसके 1,000 पर बायर इतना करना चाहता है। तो ये बायर के चॉइस की वजह से, और जो चॉइस बायर का होता है या जो उसकी लिमिटेशन है उसकी वजह से ये डिमांड कर्व हम लोग इसके डिफरेंट पॉइंट्स को ले करके इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। और लेकिन जब ड्रॉ हो गया या बायर का चॉइस आ गया तो उसके चॉइस के हिसाब से ये ड्रॉ हो जाएगा और दिस रिप्रेजेंट्स द बायर, द कर्व, द डिमांड कर्व्स रिप्रेजेंट्स द बायर्स चॉइस। और जो कर्व होगा वो अलग अलग तरह का होगा, पोजीशन के एतबार से वो अलग हो जाएगा, शेप के एतबार से अलग हो जाएगा, स्लोप के एतबार से अलग हो जाएगा और शिफ्ट के एतबार से भी वो डिमांड कर्व अलग अलग हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन द कर्व्स आर डिफरेंट, विथ रिस्पेक्ट टू शेप द कर्व आर डिफरेंट, विथ रिस्पेक्ट टू द स्लोप फॉर डिफरेंट slope the demand curve will be different. The shift, when there is shift in the demand curve, the demand curves are altogether different. ये डिमांड कर्व था, स्ट्रेट लाइन ही था, दो इसका एक पैरेलल आ गया इसके बगल में, दोनों अगर पैरेलल भी है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप भी एक ही है चूँकि पैरेलल है, लेकिन डिमांड में फ़र्क आ गया। तो ये दोनों डिमांड का फ़र्क इसलिए आया कि कंज्यूमर्स के चॉइस में, कंज्यूमर्स के डिमांड में फ़र्क आ गया, और डिमांड में फ़र्क आ गया इसलिए डिमांड कर्व में फ़र्क आ गया। और फ़र्क चार तरह का होता है, एक पोजीशन के एतबार से, एक शेप के एतबार से, एक स्लोप के एतबार से और एक शिफ्टिंग के एतबार से। तो दोस्तों हम लोगों ने इसको देख लिया, पढ़ लिया कि एट्रीब्यूट्स ऑफ डिमांड कर्व क्या है। अब हम लोग ज़रा सा सप्लाई कर्व के बारे में गौर कर लें। तो सप्लाई कर्व के बारे में जब गौर कर रहे हैं तो सप्लाई कर्व क्या है? सप्लाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि सप्लाई इज़ प्रोपोर्शनल टू सप्लाई ऑफ any commodity, the quantities of supply is proportional to its price. सप्लाई कर्व को कुछ हम लोग ऐसा नॉर्मली ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कि अगर कीमत 2,000 रुपये है तो सप्लायर इतना सप्लाई करेगा, अगर 4,000 हो गई तो सप्लायर इतना सप्लाई करेगा, बढ़ा देगा, 5,000 हो जाए तो इतना कर लेगा, और अगर बढ़ जाए तो और ज़्यादा कर लेगा। ये सप्लाई कर्व है। लेकिन ये सप्लाई कर्व की एक पोजीशन है, और पोजीशन क्यों है? सप्लायर्स के चॉइस की वजह से। और सप्लायर्स की चॉइस का मतलब सप्लायर्स कोई विलफुल और विशफुल थिंकिंग की वजह से उसका चॉइस नहीं बदलता है। उसका चॉइस विशफुल थिंकिंग की वजह से नहीं बदलता है। उसका चॉइस या उसका जो कमिटमेंट है या वो जो बिज़नेस में जिस तरह का करना चाहता है, एक ख़ास तरह के बिज़नेस करने के लिए सप्लायर का सप्लाई कर्व ऐसा होता है। लेकिन जैसे मान लें कि हम लोग यहाँ मूलतः विशेष करके ख़ास तौर से सेब जो आता है वो जम्मू कश्मीर से आता है, और कहीं भी पटना में आए, चाहे लखनऊ में आए या न्यू दिल्ली के मार्केट में आए इंडिया में, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से आता है या हिमाचल प्रदेश से आता है। अभी कभी ऐसा हो जाए कि किसी वजह से कोई सेब में बीमारी लग जाए, सेब का सप्लाई ही बहुत कम हो जाएगा, तो सप्लाई कम हो जाएगा, सेब का आना कम हो जाएगा, तो डिफरेंटली उस वजह से सप्लाई लाइन यहाँ चला आएगा। यानी सेम कीमत पर पहले अगर सप्लायर 4,000 की कीमत पर 700 बॉक्सेस सप्लाई कर पाता था, उसी कीमत पर सप्लायर 400 बॉक्सेस सप्लाई करेगा। तो ये क्या हुआ? शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व हो गया। तो शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व हो गया और पोजीशन भी इसकी चेंज हो गई, इसकी पोजीशन भी
चेंज हो गई। पोजीशन और कई वजह से चेंज हो सकती है, पोजीशन जो है वो कई वजह से चेंज हो सकती है। सेम तो शिफ्टिंग की वजह से पोजीशन चेंज हो गई। और शेप अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि एक सप्लाई कर्व जो है ऐसा है और एक दूसरा सप्लाई कर्व कुछ ऐसा है, ये कॉन्केव टू ओरिजिन है, इसमें चेंज आ जाएगा। इसका जो स्लोप है हर पॉइंट पर एक है, चूँकि ये स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हर जगह पर, यहाँ पर ये स्लोप ऐसा है, यहाँ पर ये स्लोप ऐसा है, यहाँ पर ये स्लोप ऐसा है। देखा, ये बिल्कुल ये यहाँ आकर के मिलेगा, तो ये बिल्कुल यहाँ पर जो एंगल बनाता है, ये चूँकि ये ज़्यादा तीखा स्लोप है, ये बड़ा एंगल है, ये इससे छोटा एंगल है, ये उससे छोटा एंगल बनाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि शेप की वजह से भी, तो शेप ऐसा शेप आया क्यों? ये शेप इसलिए आया कि सप्लायर्स की बाध्यता, सप्लायर्स का लिमिटेशन और सप्लायर्स की मजबूरी, और उसकी वजह से उसका चॉइस कि हम कितने दाम में कितना माल बेच पाएंगे, वो अपना एक प्रोग्राम तय करता है और एक सप्लाई कर्व अकॉर्डिंगली हम लोग उसको पढ़ते हैं, उसके हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग देख पा रहे हैं कि ये सप्लायर, अब जैसे कहीं पर कोई लेबर इंटेंसिव कोई चीज़ें बन रही है, जैसे कोई कशीदाकारी का, लखनऊ में वो सारी चीज़ें जो वो बनती है, वो क्या कहते हैं उसको, वो चिकन कपड़े पे जो काम होता है, हाँ, दस्तकारी का जो काम होता है, तो उन दस्तकारों का, मान लीजिए कि गवर्नमेंट की एक ऐसा कानून आ गया गवर्नमेंट का कि दस्तकारों की मजदूरी बढ़ा दी गई। अगर 400 रुपये मजदूरी थी, 600 रुपये कर दी गई। अब जो वहाँ के कपड़ों का जो दस्तकारी किया हुआ कपड़े जो होते हैं, वो उस पर जो काम किया हुआ, वो उस पर जो हाथ का काम किया हुआ होता है, उन कपड़ों की कीमत, अब अगर उनकी मजदूरी बढ़ा दी गई तो डेफिनेटली जब उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो कोई भी सप्लायर या विक्रेता कहेगा कि नहीं भाई, अब तो बहुत कीमत बढ़ गई, माल नहीं बिकेगा, तो डेफिनेटली वो अपने सप्लाई कर्व अगर उसका यहाँ था तो उसको कम कर देगा, यहाँ कर देगा, माल महंगा हो जाएगा। वो अगर वो उतना बनाएंगे भी तो माल बिकेगा नहीं, माल महंगा हो जाएगा। माल महंगा जब हो जाएगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा, और डिमांड करने, जब डिमांड को कम एंटिसिपेट करते हुए सप्लाई को कम कर देगा उसका जो सप्लायर है या उसका जो मैन्युफैक्चरर है, जो लेबर को एम्प्लॉय करते हैं, तो लेबर की वजह से हो जाएगा और लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, और चूँकि वो लेबर इंटेंसिव ही काम है तो सप्लाई कर्व यहाँ से यहाँ आ जाएगा। क्योंकि जैसे पहले 4000 रुपये में अगर इतनी चीज़ें मिलती थी, इतने कपड़े, मान लीजिए 900 बेल्स मिलते थे, उसके इतना गेठिया हो जाता था 4000 रुपये की कीमत पर, या तो उतना ही गेठिया, उतना अब जो है 4000 की कीमत पर इतना ही माल मिल पाएगा, माल ही कम हो जाएगा अब। तो फिर उसका एक अलग एक इफ़ेक्ट आ सकता है। लेकिन इस वक्त हम लोग सप्लाई पढ़ रहे हैं, तो सप्लाई, इसी तरह अगर किसी का इनकम कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि मार्केट का डिमांड कम हो जाता है। अब लॉकडाउन में जाहिर सी बात है कि सप्लाई जो है, लॉकडाउन लग गया तो लोगों की आमदनी कम हो गई, तो उसकी वजह से सप्लायर ने ही अपने सप्लाई को कुछ कम कर दिया, तो सप्लाई कर्व के पोजीशन में चेंज आ जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और इसी तरह इसके शेप में भी चेंज आ जाएगा। सप्लाई कर्व कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो जाएगा, कॉन्केव टू ओरिजिन हो जाएगा। कॉन्केव टू ओरिजिन मतलब ये इसकी जो शक्ल है ये अवतल हो जाएगी, तो और इसका स्लोप तो हर जगह पर अलग अलग होता ही है, और शिफ्ट भी हम लोग देख रहे हैं। तो ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं कर्व के, डिमांड कर्व के भी और सप्लाई कर्व के भी। और ये जो इसका जो रीज़न है, ये जो इनकी जो ये 4 जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसलिए आते हैं कि ये सप्लायर्स चॉइस या सप्लायर की बाध्यता या सप्लायर की लिमिटेशन की वजह से आते हैं। तो हम लोगों ने देखा, और अब हम लोग ये देखना चाहेंगे कि एक्चुअली डिमांड और सप्लाई जो हम लोग कर रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली इसमें इसका प्राइस डिटर्मिनेशन, तो हाउ द एट्रीब्यूट्स of demand and supply curve determine the price। एट्रीब्यूट्स जो हैं डिमांड और सप्लाई कर्व के, वो प्राइस को कैसे निर्धारित करते हैं, तो हम लोग उसका निर्धारण भी देख सकते हैं। हम लोग एक
तरह से ये देख लें कि अगर कोई ये एक सप्लाई कर्व है जो हम लोग मार्केट की वजह से, सप्लायर के चॉइस की वजह से, सप्लायर के चॉइस की वजह से या उनकी मजबूरी की वजह से, उनकी लिमिटेशंस की वजह से एक सप्लाई कर्व मान लिया जाए कि ये कुछ ज़्यादा ही स्टीपर है, ये है। यहाँ पर हम लोगों ने मान लिया कि ये स्ट्रेट लाइन ही सप्लाई कर्व है, और मान लिया जाए कि जो डिमांड कर्व है वो कुछ इस तरह का है, उसको हम स्ट्रेट लाइन नहीं मान रहे हैं, उसको हम कर्व मान लें, मान लीजिए वो कुछ कन्वेक्स टू ऑरिजिन मान लें, कुछ ऐसा है वो। तो ये डिमांड कर्व है, इसका नाम हम अगर DD1 दे दें और इसका नाम हम SS1 दे दें तो क्या होगा, ये SS1 सप्लाई कर्व हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है, सप्लाई वालों की जो उनकी जो चॉइस है, उनकी जो लिमिटेशंस हैं, उन्होंने सप्लाई, उनके तमाम चीज़ों को देखते हुए सप्लाई कर्व इस तरह का आया। और बायर्स के, हम एग्जांपल ऑफ एप्पल ही कर रहे हैं, होलसेल सेब के होलसेल मार्केट को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो वो इस तरह का आ गया। अगर इस तरह का आ गया तो क्या होगा, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ है। हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जैसे मान लीजिए 4000 के रेट पे क्या होगा, 4000 के रेट पे ये डिमांड कर्व जो है ये शो कर रहा है, यहाँ आ रहा है। यानी 4000 के रेट पे ख़रीदने वाला 300, 4000 पर बॉक्स 300 ख़रीदना चाहेगा, 300 बॉक्सेस ख़रीदार की तरफ से। लेकिन 4000 के रेट पर सप्लायर कितना बेचना चाहेगा, ये 4000 का प्राइस आके यहाँ मिलता है, तो ये बेचना चाहेगा 700। ये चाहेगा कि 4000 के रेट पर सप्लायर चाहेंगे कि हम 700 बॉक्सेस बेचें। अगर रेट और थोड़ा ज़्यादा है तो कंज्यूमर का डिमांड, बायर का डिमांड और कम हो जाएगा। अब हम लोग एक छोटा दूसरा एग्जांपल ले लें कि 2000 के रेट पर से 2000 का रेट अगर है तो सप्लायर इतना ही माल बेचना चाहेगा, 400। अगर 2000 रुपये पर बॉक्स का रेट है तो सप्लाई, ये 2000 का रेट सप्लाई लाइन से यहाँ मिलती है और ये आ जाता है 400 रुपये का, 400 बॉक्सेस। यानी अगर रेट 2000 रुपये हो तो बेचने वाले लोग 400 बक्सा ही बेचना चाहेंगे, 4000 के रेट पर ये 700 बक्सा बेचना चाहेंगे। लेकिन ख़रीदने वाला 4000 का रेट उसको ज़्यादा लगेगा तो वो 300 खरीदेगा, वो 300 खरीदना चाहेगा। लेकिन अगर 2000 का रेट हो जाएगा तो कितना खरीदेगा वो, तकरीबन 600। तो तकरीबन वो खरीदेगा कितना, लेकिन सेलर जो है वो 2000 के रेट में 400 बॉक्सेस ही बेचना चाह रहा है, और 4000 के रेट में सेलर बेचना चाह रहा है 700, लेकिन ख़रीदार बायर लेना चाह रहा है 300। और जब 2000 रेट कम हो जाता है तो बायर ख़रीदना चाह रहा है 600 और सेलर बेचना चाह रहा है सिर्फ 400। तो ये सौदा कैसे होगा, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो DD कर्व है ये डिमांड कर्व है, यानी ये बायर्स चॉइस है। इसके हर पॉइंट पर बायर का चॉइस निहित है। इस पॉइंट पर बायर इतना कम ख़रीदना चाहता है, दाम जब कम हो जाती है तो बायर यहाँ आ जाता है। दाम अगर 1000 का हो जाए, 1000 रुपये पर बॉक्स, तो ये तकरीबन 1000 बक्सा ख़रीद लेगा बायर जो है। लेकिन 1000 पर बक्से के रेट पर बेचेगा कितना बेचने वाला, सप्लाई लाइन से ये प्राइस कहाँ मिलता है, तकरीबन 200 पर। अगर 1000 रुपये का रेट होगा तो 200 बक्सा ही बेचेगा सप्लायर। लेकिन ख़रीदने वाला कहेगा भाई 1000 रुपये का रेट है तो मैं 1000 तक ख़रीद सकता हूँ। तो इस पर तो बात तय नहीं होगी, ये बार्गेनिंग, ये फ्रिक्शन चलता रहेगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इसके हर पॉइंट पर कमिटेड है कौन, डिमांड कर्व के हर पॉइंट पर कमिटेड है कौन, बायर। और सप्लाई लाइन के हर पॉइंट पर कमिटेड है कौन, सप्लायर। और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दैट इज़ ये SS1 कर्व और DD1 कर्व
ये सप्लायर्स का भी बायर्स दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब ये ऐसा एक पॉइंट हुआ दोनों में, ये एक ऐसा पॉइंट हुआ दोनों में कि इस पॉइंट पर, चूँकि ये पॉइंट जो है इसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं, ये पॉइंट ई जो है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस ये हो गया। तो ये पीई पॉइंट, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, पीई कहते हैं। और पीई इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि तकरीबन 2500 रुपये का है। ये पीई जो है ये 2500 रुपये का है। हाँ, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट तो यहाँ हुआ 2500 रुपये पर आकर के, और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये तकरीबन 500 पर, 500 बक्से पर आ गया। तो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है ये जो है क्या हो गया, ये ₹2500 हो गया। और इसको हम लोग क्या कर लें, इसको 500 ये जो है ना हम लोग यहाँ पर लिख लें क्वांटिटी ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ई जो है इक्विलिब्रियम प्राइस 2500 रुपये पर बॉक्स हो गया, और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितना हो गया, 500 बॉक्सेस। यानी कि ये पॉइंट ई डी1 कर्व पर भी उभयनिष्ठ है और सप्लाई एसएस कर्व पर भी उभयनिष्ठ है। मतलब ये हुआ कि ये दोनों कर्व में मौजूद है, और बायर जो है डी1 कर्व पर कमिटेड है, हर पॉइंट पर ये बिजनेस कर सकता है क्योंकि ये उसी का कर्व है। और ये जो एस1 कर्व जो है ये सप्लायर का कर्व है, इसके हर पॉइंट पर वो बिजनेस कर सकता है। ज़्यादा दाम पर कम बेचेगा सप्लायर, कम दाम पर ज़्यादा दाम पर ज़्यादा बेचेगा, और कम दाम पर कम बेचेगा। और डिमांड करने वाला जो है बायर है वो कम दाम पर ज़्यादा खरीदेगा और ज़्यादा दाम पर कम खरीदेगा। यही कमिटमेंट है। लेकिन ये पॉइंट ई एक ऐसा पॉइंट निकल के आया जो दोनों कर्व पर कॉमन है, तो इसलिए ई पॉइंट जो है वो ई पॉइंट बायर का भी पॉइंट है और सप्लायर का भी पॉइंट है। तो यही पॉइंट पर दोनों आके मिल जाते हैं, और यही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ई जो है, ई इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया ई। तो इक्विलिब्रियम पर आने के बाद ये अगर प्राइस लाइन से मिलेगा वो प्राइस जो है इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, और यही जाके जब मिलेगा क्वांटिटी ऑफ सप्लाइड गुड्स या टू बी सप्लाइड गुड्स से जहाँ मिलेगा तो वही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगी। तो एक हम लोग देख रहे हैं कि पी ई इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्यू ई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ये क्यू, तो इसलिए ओ क्यू ई इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड दैट इज इक्वल टू 500 बॉक्सेस। और ये जो इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ, अब मार्केट उस दिन उसी पर क्लियरेंस करेगा, अपने सामान को क्लियर करेगा, दैट इज कि बेचेगा। तो इसलिए हम लोग इस इक्विलिब्रियम प्राइस पी ई इज द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, पी ई इज द इक्विलिब्रियम, पी ई इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो ये जो पी ई जो है इट विल बी ऑल्सो रिगार्डेड एज, पी ई क्या हो जाएगा, ये क्लियरिंग प्राइस भी हो जाएगा। दैट द एप्पल शैल बी क्लियर्ड फ्रॉम द मार्केट एट द रेट ऑफ 2500 per box, and the total clearance of the quantity of apple shall be made is 500 boxes। उस दिन 500 बक्से का कारोबार होगा, और मार्केट का यही इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, यही इक्विलिब्रियम प्राइस है। तो दोनों का डिस्प्यूट ख़त्म हो गया।
डिमांड बायर्स का और सप्लायर्स का और दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउ खेला जो है, खेला शेष, जिसको बंगला में कहते हैं खेला शेष, द गेम इज़ ओवर। और गेम जो है बहुत एमिकेबली, ये बहुत जल्द, ये जो खेला जो शेष हुआ ये बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बड़े अच्छे मोड़ पर आकर के हुआ और बहुत एमिकेबली ये खेला शेष हुआ। और इस खेला में शेष में इक्विलिब्रियम प्राइस जो है 2500 रुपये पर बॉक्स हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 500 बॉक्सेस ऑफ एप्पल हो गया। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस फ्री मार्केट एंड दिस एट्रीब्यूट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। और द एट्रीब्यूट्स एंड डिमांड एंड सप्लाई कर्व को भी हमने देखा, और वो एट्रीब्यूट्स ही हैं, डिमांड कर्व के वो एट्रीब्यूट्स हैं जो डिमांड कर्व को निर्धारित करते हैं। और एट्रीब्यूट्स को निर्धारित क्या करता है? डिमांड कर्व के निर्धारित के एट्रीब्यूट्स को निर्धारित डिमांड करने वालों का, बायर का जो उनका जो चॉइस है या उनका जो लिमिटेशंस है, उनके जो फैक्टर्स हैं, वो उसको डिटरमिन करते हैं और फिर अपने तमाम एट्रीब्यूट्स के साथ एक डिमांड कर्व वजूद में आ जाता है। और इसी तरह जो सप्लायर्स चॉइस हैं और जो फैक्टर्स, जो चॉइस और द लिमिटेशन ऑफ द सप्लायर है, उसके साथ एक सप्लाई कर्व भी वजूद में आ जाता है और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस को निर्धारित कर देता है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को भी निर्धारित कर देता है। और इस तरह से मार्केट एक बहुत सुंदर जगह पहुंच करके अपने डिस्प्यूट को, अपने बार्गेनिंग को हल कर लेती है। तो दिस वाज ऑल about the attributes of demand and supply curve and how the attributes of the demand and supply curve determine the price. It was all about this. So दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इसको आप बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में बताने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करेंगे, इसे शेयर करेंगे, अपने दोस्तों को इसे भेजेंगे, उन्हें भी कहेंगे कि वो भी इसको देखें। और अगर इसमें किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो उस गलती को भी आप पॉइंट आउट करेंगे। एंड आई शैल बी हैप्पी टू सी माई मिस्टेक्स एंड आई विल बी ग्रेटफुल टू द व्यूअर हु विल पॉइंट आउट माई मिस्टेक्स। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।